भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बारूदी साजिश से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान का एक कार्गो शिप भारत के बिल्कुल करीब खड़ा है। एमवी अल बखेरा नाम का ये जहाज बांग्लादेश के चांदपुर बंदरगाह में लंगर डाले बैठा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पाकिस्तानी कार्गो शिप में 250 किलो RDX, 100 AK-47 राइफल और भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ है, जिसे बांग्लादेश में एक सुरक्षित जगह पर उतार लिया गया। अब कराची से चले इस शिप को ढाका जाना था, लेकिन इसने अचानक रूट बदला और चटगांव होते हुए चांदपुर पोर्ट तक पहुंच गया। भारतीय इंटेलिजेंस के सोर्सेस के मुताबिक इस शिप में 720 टन पशुओं का चारा लदा है, लेकिन यह चारा भारत को धोखा देने के लिए लादा गया। सूत्रों के मुताबिक इस शिप में लदे RDX और राइफल को चिटोग्राम पोर्ट पर उतार दिया गया और सुरक्षित जगह पर रख दिया गया है। और यही सबसे बड़ा खुलासा है, जहां कराची से बांग्लादेश भेजे गए RDX का सच आखिर है क्या, यही खुलासा अब आपके सामने। और सबसे बड़ी बात कि जो इनपुट इसको लेकर मिल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से पाकिस्तानी कार्गो शिप में 250 किलो RDX, 100 AK-47 राइफल और भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था, जिसे बांग्लादेश में सुरक्षित जगह पर उतार लिया गया। आखिर इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आई है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी। और इस शिप की पूरी मूवमेंट को लेकर क्या इनपुट है, इसके बारे में भी एक एक डिटेल होगी। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आई शिप की ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है एमवी अल बखेरा को लेकर। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कराची से ये जो शिप चला, इस शिप को ढाका जाना था। ये एक पूरी मूवमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूं, क्योंकि कराची से इस पूरे रूट को देखते हुए जिस तरीके से चांदपुर बंदरगाह तक इस शिप को जाना था, उससे पहले ये चटगांव में रुका है। ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर चटगांव, आपको ये बता दूं कि यहां पर अब यूनुस सरकार के आने के बाद ये पहली बार है, क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान प्रतिबंध था इस पर, यहां पर बैन था। बावजूद इसके अगर ये मूवमेंट इस वक्त कराची से आ रही इस कार्गो शिप की चटगांव तक सामने आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चटगांव वो जगह है जहां पर इस पूरे गोला बारूद को उतार दिया गया। जो RDX, जो AK-47 को लेकर साजिश के तहत ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि चटगांव वो जगह है जहां पर ये शिप रुका और ये सारा सामान जो लदा हुआ था इस शिप में, इस गोला बारूद को, भारी मात्रा में मौजूद इस गोला बारूद को चटगांव में उतार दिया गया और उसके बाद चांदपुर बंदरगाह पहुंच चुका है ये शिप। अब कराची से चला ये शिप इस वक्त भले ही चांदपुर बंदरगाह में है, लेकिन उससे पहले क्या किसी साजिश के तहत इसे चटगांव में रोका गया और ये सब कुछ जो भारी मात्रा में गोला बारूद बांग्लादेश के चांदपुर बंदरगाह में ये जो लंगर डाले बैठा रहा, क्या ये भारत के खिलाफ साजिश का भी एक बहुत बड़ा संकेत है? इसी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी सवाल करूंगी। मेरे सहयोगी सुमित और मनीष भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जिनसे इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तानी शिप में क्या है, 250 किलो RDX, 100 AK-47 और गोला बारूद, क्या पाकिस्तान से किसी साजिश के तहत ही शिप में ये सब कुछ आया है? क्योंकि कराची से ढाका के लिए एमवी अल बखेरा जिस तरीके से निकला था, ये साजिश की क्रोनोलॉजी के तहत इनपुट आपके सामने, क्योंकि शिप ढाका ना जाकर सीधा चांदपुर पोर्ट चला गया। अब ढाका ना जाकर चांदपुर पोर्ट जाने का मतलब क्या है और खुफिया एजेंसीज को धोखा देने के लिए क्या शिप में चारा भरा गया था? क्योंकि खबर तो यही थी कि इसमें चारा था, लेकिन चारे की आड़ में 250 किलो RDX और 100 AK-47 जिस तरीके से रखा गया और ये बारूदी साजिश जिस तरीके से सामने आई है, उसमें खुलासा ये कि हथियार और गोला बारूद को चिटोग्राम पोर्ट पर उतार दिया गया। अब सबसे बड़े सवाल यही, चिटोग्राम पोर्ट पर सुरक्षित जगह पर हथियार रखे गए हैं, यही एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हो रहा है। लेकिन अब भारत के खिलाफ क्या यह पाकिस्तान की RDX वाली साजिश है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते गोला बारूद भारत पहुंचाने की जो आशंका है, खुफिया एजेंसीज को यह आशंका है कि भारत के खिलाफ गड़बड़ी फैलाना चाहता है पाक।
और पाकिस्तान बांग्लादेश का जिस तरीके से इस्तेमाल कर भारत को निशाना बनाना चाहता है, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। साथ ही आईएसआई ने कराची से जो 250 किलो आरडीएक्स भेजा है, 100 AK-47 भेजे हैं, इसके बारे में भी सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अशांत बांग्लादेश भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली पसंद बना हुआ है और बांग्लादेश के कट्टर संगठनों को आईएसआई फंडिंग करने में जिस तरीके से जुटा हुआ है, उसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े सिंडिकेट में इस साजिश में शामिल होने का जो शक है, इस पर भी हमारे रिपोर्टर्स के पास बड़ा इनपुट है। इस बीच आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कमोडोर रिटायर्ड GJ सिंह सर भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पाक की साजिश को देखते हुए आईएसआई की ये जो फंडिंग है, ये किस तरीके से बांग्लादेश में और फंड करते हुए साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ऑपरेट कर रही है, इस पर सवाल करूंगी जितेंद्र से। रविशंकर दत्ता कोलकाता से मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसी कार्गो शिप में चारे के साथ लगे इसी गोला बारूद के बारे में सवाल रविशंकर दत्ता से होगा। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनीष, सवाल आपसे होगा इस लिहाज से कि ये जो रीबैलेंस करने की पाक और बांग्लादेश की ये कोशिश है, उसमें इस नजदीकी से क्या गेन करना चाहता है बांग्लादेश पाकिस्तान से? और सुमित चौधरी मेरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, जिनके पास ये तमाम इनपुट है कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आने के बाद ये बदलाव बहुत बड़े संकेत भी दे रहे हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता, सवाल आपसे, कार्गो शिप की इस मूवमेंट के बारे में क्या इनपुट था? चारे के साथ लगे गोला बारूद के बारे में क्या इनपुट? देखिए, ये जो MV अल बखेरा है, ये बांग्लादेश की ढाका और कराची के बीच आता जाता रहता है कार्गो शिप है और इसमें जितने भी सारे नाविक थे, करीब 6 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो है, इसमें करीब 700 टन फर्टिलाइजर्स थे, जिसके आड़ में करीब 250 किलो RDX और 100 से ज़्यादा AK-47 और उसके साथ बुलेट्स इसमें छुपाए गए थे, जो कि ढाका ना पहुंच के अचानक चांदपुर पोर्ट पे पहुंच जाती है। और जैसे ये पहुंचता है, वहां पे इसको लेकर संदेह होता है। इंडियन इंटेलिजेंस के पास पुख्ता खबर था इसके बारे में कि ऐसा कुछ बहुत भयंकर कुछ बांग्लादेश में पहुंच रहा है, जो कि एक साजिश के तौर पे वहां पे पहुंच रहा है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। अब ये जो MV अल बखेरा है, ये बांग्लादेश के ढाका और कराची के बीच जो आता जाता रहता है, इसमें जो नाविक थे, जैसे ये जो जहाज़ है ये चट्टग्राम में पहुंचा, वहाँ पे लोग शॉक हो गए, क्योंकि उसके जो नाविक थे, उनका एक का नाम था आकाश मंडल। देखा गया जो इनके नाविक थे, उनमें 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। जो ये आकाश मंडल ने किया है, उनका ये कहना था, ये जहाज़ में काम करने वाले जो मालिक है, 6 महीने से इन लोगों को पैसा नहीं दे रहे थे, उसके गुस्से में ये इन लोगों को मार डाला। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस जो है, उनके पास ये खबर थी कि इन लोगों को मार दिया गया इसीलिए क्योंकि इन लोग ने जान लिया था कि फर्टिलाइजर्स के आड़ पे क्या चीज़ यहाँ पे लाया जा रहा है, और क्योंकि ये अपना मुंह खोल सकते थे, इसीलिए इसको नॉर्मल जो टेररिस्ट ऑपरेटिव्स होते हैं, उनके जो प्रोसीड्योर्स होते हैं, उनके तहत पे इनको मौत की घाट उतार दिया गया। रैब ने गिरफ्तार किया आकाश मंडल को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बांग्लादेश पहुंचा है, अभी यूनिस की सरकार है, ये बांग्लादेश में इतना गोला बारूद हथियार, इतना RDX पहुंचा है, इसका सवाल उठता है क्यों? बड़े सवाल इसको लेकर। और इस बीच आपको बता दूं, MV अल बखेरा शिप में साजिश की बू इसलिए भी आई क्योंकि इसी शिप में 7 लोगों की हत्या कर दी गई, और शिप में 7 लोगों की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि शिप का एक कर्मचारी ही है। और इस कर्मचारी ने शिप के कैप्टन को सोते समय मौत के घाट उतार दिया और बाद में 5 दूसरे लोगों की भी हत्या कर दी। अब चौंकाने वाली बात तो यही है कि आरोपी ने खुद ये जानकारी लोकल पुलिस को दी है। तो शिप के कर्मचारी ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, 7 लोगों की हत्या को लेकर खुद उसने ये जानकारी दी है। MV अल बखेरा के कर्मचारी ने ही 7 लोगों की हत्या की। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले की कड़ियां जुड़ रही हैं, एक बड़ी साजिश को लेकर भी खुलासा हुआ है। जितेंद्र, इस बारे में फिलहाल क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे इसी शिप में सवार कर्मचारी ने ही 7 लोगों को मार दिया।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी रवि दत्ता भी बता रहे थे, दरअसल जब से शेख हसीना सरकार गई तब से लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जो आतंकी संगठन है बांग्लादेश के, चाहे उसमें एबीटी यानी कि अंसार उल बांग्लादेश टीम हो, इसके अलावा हिफ्जुल तहरीर बांग्लादेश हो, इन दोनों आतंकी संगठन को किसी तरीके से मजबूत किया जा सके ताकि इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। आपको याद होगा अक्टूबर में ही इसी साल फैजुल नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई थी, जो कि हिफ्जुल तहरीर बांग्लादेश आतंकी संगठन का आमिर बताया जा रहा था और पुडुचेरी और इसके अलावा तमिलनाडु में ऑपरेट कर रहा था और वहां पर अपने मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो लगातार इस तरीके की कोशिश पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से की जा रही है और अंदेशा यही कि हो सकता है ये जो हथियार भेजा गया, ये जो आरडीएक्स भेजा गया, उसका इस्तेमाल भी हिंदुस्तान के खिलाफ किया जाना हो। बस इस बार रूट चेंज था, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का इस्तेमाल किया, बांग्लादेश के पोर्ट पर पहुंचाया और उसके बाद इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल होने का अंदेशा था और उसी को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस तरीके का खुफिया अलर्ट जारी किया है। जी सिवाज सर, इसकी बात सुनानी आपको इसलिए भी जरूरी थी, क्या ये सब कुछ प्री प्लान नहीं है? क्या ये सब कुछ साजिश के तहत नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल सुरभि, देखो ये तो शुरुआत है। अभी पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका पूरा गढ़ बन जाएगा बांग्लादेश में और आप देखेंगे कि ये जो हथियार आएंगे, जो आरडीएक्स आएगा, ये भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। अब होगा क्या कि एक तो जमात इस्लामी है, बांग्लादेश मुजाहिदीन, ये तो हैं। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है जो आपके चिटागोंग हिल में जो रोहिंग्याज हैं उनकी ट्रेनिंग करा रहा है आईएसआई और उनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा है भारत के अंदर। कम से कम 4 ट्रेनिंग कैंप हैं जो कि पता चल चुके हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो कम से कम 200 से 250 एक कैंप के अंदर ट्रेन हो रहे हैं। ये रोहिंग्या जो 10 लाख के करीब कॉक्स बाजार में बैठे होते, उनको भेजने की कोशिश करेगा ये नॉर्थ ईस्ट में। और इसके साथ साथ आप दूसरी बात ये है, जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, क्योंकि 15 साल जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो ये सारे के सारे कैंप जो थे वाइंड अप हो गए थे। exactly, वो उल्फा के थे, एनडीएफबी के, एनएससी एनआईएम, एनएसएम खपलांग, पीएलए, अब वो भी दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है भारत के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा हो और आईएसआई के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा लगता है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के लैप में बैठ गया और आईएसआई इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। और आप देखना अभी AK-47 आरडीएक्स और उसके बाद और हथियार भी पाकिस्तान से बांग्लादेश आएंगे और बांग्लादेश से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसके अंदर आने की कोशिश होगी। और सर अगर आईएसआई इसको लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है तो जीजे सिंह सर, सवाल आपसे, क्या ये एक और बड़ा सबूत है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, यहां तक कि फाइनेंशियल बैकिंग की जा रही है इनकी तरफ से, और यही वजह है कि इस हालात का फायदा उठाते हुए इस वक्त ये और ज्यादा ऑपरेशनल होने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज हमें पूरी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये जो बांग्लादेश के अंदर अब बोलबाला है वो आईएसआई और उसके जो समर्थक हैं, जो वहाँ पार्टीज हैं, जमायत या दूसरे जो स्टूडेंट्स जिसे कह रहे थे पहले हम, वो लोग इसमें मिली हुई रेगुलेशन लेके आए वहाँ पे। ये सब लोग एक ही थाली के जिसे कहते अट्टे सट्टे हैं, एक ही सूत्रधारा में है। और आईएसआई को पूरा अभी हौसला मिल चुका है क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वहाँ पे वो जितना भी अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये जिसे कहते कुछ अटैक, जहाँ वहाँ के लोगों को ट्रेन करके यहाँ भेज कर रोहिंग्या जैसे जनरल साहब बता रहे थे जी, कोई ना कोई अशांति की जाए। और इससे ज्यादा मुझे शक पड़ रहा है वो है वहाँ की माइनॉरिटीज, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटी जो वहाँ पे कम्युनिटी है। मैं बांग्लादेश में 1 साल रुका हूँ, वहाँ रहा हूँ क्योंकि हमारे एक शिप का कुछ प्रॉब्लम था, वहाँ पे हम सॉर्ट आउट करने जाते तो काफी मेरा आना जाना वहाँ रहा है। अपनी हिंदू कम्युनिटी की बहुत बुरी हालत है और इसीलिए हमने ये देखे हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर जो वहाँ पे अटैक्स हुए हैं। और ये जो बात अभी आप कर रहे थे, ये जो AK-47 और आरडीएक्स को चिटागोंग में अनलोड कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि वो एक वेल कनेक्टेड विद ढाका है। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है मनीष, सुना आपने, दे आर वेल कनेक्टेड विद ढाका, और यही वजह है कि आज जो साजिश है उसको एग्जीक्यूट करते हुए ये साफ नजर आ रहे हैं। देखिए शेख हसीना के जाने के बाद या भारत आने के बाद
बांग्लादेश में बहुत चीजें बदली है। और बदली क्या है कि जो कट्टरपंथी संगठन, जो रेडिकलाइज संगठन जो पहले भी थे, शेख हसीना के टाइम में भी थे, लेकिन शेख हसीना उसे नियंत्रित करके रख दी थी, उन्हें अब सह दिया जा रहा है। और इसी का आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बने पिछले कुछ 6 महीने के भीतर, किस तरीके से पहले माइनॉरिटीज पर अटैक हुए, उन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। असल में सरकार वो चला रहे हैं, मोहम्मद यूनुस तो मुखौटा है। और जाहिर है कि जब इस तरह के हालात बनेंगे, इस तरह की चीजें पनपेगी, तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? वो कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। उनको तो दिख ही रहा है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में अभी खूब पनप रहा है, बस उसे हवा देने की जरूरत है। वो येन केन प्रकार उसे हवा देने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां लीडरशिप की मुलाकात हो रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अब जो है एक बार फिर से भाई भाई बन जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो है सो कट्टरपंथी संगठन है, चाहे वो जमात हो, छात्र शिविर हो या दूसरे और संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं को अब तैयार किया जा रहा है भारत विरोधी गतिविधियों को आगे करने के लिए। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बहुत ओपन है, बहुत इनसिक्योर्ड है। और ऐसे में अगर आप सोचिए कि वो अगर आतंकी संगठन के तौर पर काम करने लगे, तो नॉर्थ ईस्ट में हम कैसे डील करेंगे? मुझे लगता है इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज को देखते हुए यहां पर इस मूवमेंट के बारे में और क्या बड़े खुलासे हो पाए हैं, क्योंकि ये एक सबूत के तौर पर पहली घटना सामने आ रही है। अब ये जो पूरा कार्गो की मूवमेंट्स है, और इसी मूवमेंट को देखते हुए उस जगह पर रुकना इस शिप का जहां पर पहले से बैन रहा है, ये क्या एक तरीके से परमिशन मिल चुकी है इन्हें यूनुस सरकार के आने के बाद कि हां अब यहां पर भी इनको अलाउड होगा कार्गो शिप्स को रोकना? जी बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा सबूत है इसको लेके कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि जिस पोर्ट की बात किया जा रहा है वहाँ पे पहले कार्गो शिप खड़ा होना मना था। और जो कार्गो शिप ढाका पहुँचने वाली थी, उससे 222 किलोमीटर दूर चांदपुर पोर्ट में अगर ये एमवी अलबखेरा पहुँचता है तो इसका मूवमेंट को लेके ज़रूर सवाल उठता है। इंडियन इंटेलिजेंस के पास ये भी खबर था कि ये जो RDX है, जो AK-47 है, इसके साथ गोला बारूद जो है, इसको जो कि सीक्रेट जगह पे डॉकिंग ऑलरेडी कर लिया गया है कोई समझने से पहले, मिजोरम या तो त्रिपुरा के रूट से इसको भारत में पहुंचाना जाना था। इसको सबसे बड़ी खबर यह है, जिसको रोकने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस और BSF सारे अभी तत्पर है, लेकिन ये भारत में पहुंचाने का, इसको भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाने का जो प्रोसेस है, वो सबसे बड़ी मकसद थी। बांग्लादेश पहुंचना इसका मकसद नहीं है। वो इंडिया में कैसे पहुंचा जाए? इंडिया में जो स्लीपर सेल है, आपको पता होगा 3-4 दिन पहले पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा में कहीं ऐसे जंगी पकड़े गए जो कि JMB के थे और जो कि यहाँ पे बैठे हुए थे। कश्मीर पुलिस के साथ एक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे साउथ 24 परगना की सुंदरबन की एक और बड़ी बात सुमित यहाँ बता दी, क्योंकि लगभग 4000 किलोमीटर के इस पूरे बॉर्डर एरिया को अगर हम देखें बांग्लादेश और भारत के, तो ये इनपुट वाकई भारत के लिए भी बहुत कंसर्न खड़े कर रहे हैं। सुमित देखिए, बिल्कुल भारत के लिए तो मेजर कंसर्न है। आपको मनीष ने बहुत अच्छे से समझाया कि इस समय बांग्लादेश के अंदर इंटरनल, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनल डायनामिक्स क्या है, क्या वहाँ पे ISIS का इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। आप एक्सटर्नल डायनामिक्स को अगर आप समझेंगे, 53 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में करीबन जो फ्री मैरीटाइम रूट है उसको ओपन किया गया। इसका मकसद क्या था? यानी पाकिस्तान के शिप लगातार बांग्लादेश के पोर्ट पर जाएंगे, फ्री ऑफ सर्विलेंस, उस पर सर्विलेंस की नहीं किया जाएगा। यानी उन शिप्स में, उन कार्गो शिप्स में क्या मौजूद है सिर्फ पाकिस्तान को ही पता होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी यानी 2025 में ही महीने के अंदर, फरवरी के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक नेवल एक्सरसाइज होने वाली है, अमन 2025, जिसमें बांग्लादेश की नेवी को बांग्लादेश पाकिस्तान सिखाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब लगातार फ्री एयर रूट्स खोले जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से 1971 से पहले का बांग्लादेश बनाकर दिया जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है बांग्लादेश की सरजमी पर। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि अब सीधे तौर पर यूनुस सरकार ये चाहती है कि पाकिस्तान के कहने पर या पाकिस्तान के इशारों पर ही बांग्लादेश आगे की अपनी भविष्य तय करेगा। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी को अब पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी। बड़ी बात सुमित आपने भी कही है, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का मैं रुख करने वाली हूं, और ये खबर है पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर। अब तालिबान की तरफ से करीब 15,000 लड़ाके पाक सीमा की तरफ भेजे गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अफगानिस्तान की इस मूवमेंट से पाकिस्तान खफा हो गया और पाकिस्तानी सेना भी अब तालिबान से लड़ने की तैयारी में जुट गई है। ताजा खबर यह है कि पाक अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों का जमावड़ा लग रहा है और पाकिस्तानी सेना तालिबान से किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी में जुटी है। आपको यह भी बता दें कि
पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए हैं और इस एयर स्ट्राइक में 46 लोगों के मारे जाने की खबर आई। इन हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी खटास पैदा हो गई है। हालांकि तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके पाकिस्तान सीमा की तरफ कूच कर गए और अब पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जंग का नया एपिसेंटर बन सकता है। तो बड़ी खबर है पाक अफगान सीमा पर तनाव के आसार को लेकर, क्योंकि पाक सेना की कुछ टुकड़ियां सीमा पर पहुंची हैं और तालिबानी सेना भी सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर है और हवाई हमलों के बाद पाक अफगान रिश्तों में जो खटास आई है उसको समझना बेहद जरूरी है। तो तालिबानी सेना भी जिस तरीके से अब सीमा के बिल्कुल नजदीक नजर आ रही है, अब आने वाले वक्त में ये क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अब अलर्ट मोड पर बताई जा रही है और पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियां सीमा की तरफ जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके भी सीमा पर पहुंचने वाले हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान और तालिबान की युद्धक तैयारियां किस तरीके से परवान चढ़ रही हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, इसी बारे में एक डिटेल आपके सामने। और ये डिटेल इस लिहाज से जहां देखिए मनीष, सुमित, इंफॉर्मेशन वॉल पर आए। यहां पाकिस्तान के एक्शन के साथ साथ तालिबान की सैन्य तैयारी के बारे में जो इनपुट है उसी आधार पर आए क्विक रिस्पांस, क्योंकि पेशावर क्वेटा से सैन्य टुकड़ियों की मूवमेंट को लेकर खबर बड़ी है और मीर अली सीमा के पास जिस तरीके से ये लड़ाके पहुंच रहे हैं, ये एक्शन और ये सैन्य तैयारी क्या संकेत दे रही है? क्योंकि कुछ टुकड़ियां जिस तरीके से सीमा पर पहुंची हैं पाकिस्तान की, वहीं 15,000 से ज्यादा लड़ाके जिस तरीके से सैन्य तैयारी के साथ तालिबान के बताए जा रहे हैं, भारी हथियारों से ये लैस है। यहां तक कि पाकिस्तान से तो इनपुट ये कि एयरफोर्स को भी यहां अलर्ट कर दिया गया है। इसे किस तौर पर देखा जाए मनीष? देखिए, वो हिंदी में कहावत है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आतंकी संगठनों को उस समय एक्टिवेट किया था जब वो तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब उसमें से एक हिस्सा तालिबान अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है, तो बाकी जो और सब हिस्से हैं उसमें से कुछ हिस्से तालिबान के साथ आज भी काम कर रहे हैं। अब वो बैठे बैठे क्या करेंगे? तो अब वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान ने टीटीपी के तमाम सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की सेना पर भी एयर स्ट्राइक हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से। पिछले 2 महीने में कम से कम नहीं कुछ तो 30-32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो अभी ये हालात है, लेकिन हो क्या रहा है, एयर स्ट्राइक के दरमियान अफगानिस्तान की सीमा को भी निशाना बनाया जा रहा है और इसलिए तालिबान प्रशासन ने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये ठीक नहीं है और तालिबान उसके खिलाफ। और ये वार्निंग कि विध्वंसक एक्शन की पूरी तैयारी उन्होंने, इस बात के संकेत इन्होंने दे दिए तालिबान ने साफ तौर पर। सुमित, देखिए बिल्कुल इस समय अफगानिस्तान की सरकार कंधार से चलती है, हक्कानी नेटवर्क उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हक्कानी नेटवर्क की जो जड़ें हैं, खासतौर पर जो ट्राइबल एरिया पारा चिनार हो या फिर आजरा हो, इन इलाकों में कमजोर होती जा रही है क्योंकि वहां पर टीटीपी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। और अगर आप देखेंगे कि टीटीपी की मौजूदगी ना सिर्फ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया। यही वजह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस समय सबसे ज्यादा जो एयर स्ट्राइक कर रही है वो टीटीपी पे कर रही है। और अभी जो हक्कानी नेटवर्क है उसमें ज्यादा कुलबुलाहट इसलिए भी है क्योंकि टीटीपी अगर पावरफुल हो गया तो निश्चित तौर पर सत्ता जाएगी और फिर से तालिबान जो है कंधार तक सीमित हो जाएगा। यही वजह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मदद से भी कई बार हक्कानी जानबूझकर इन इलाकों में एयर स्ट्राइक्स कराते हैं। और अब जितनी मूवमेंट की जा रही है ये पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय और उनके लिए बहुत घातक साबित होगा। कैसे घातक साबित हो सकता है? शिवाज सर, आपसे इसको लेकर भी सवाल करूंगी। उससे पहले अफगानिस्तान ने अब पाक राजदूत को तलब किया। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं और पाक हमले की अफगानिस्तान ने निंदा की है। दोनों देशों के संबंधों में दरार डालने की कोशिश। पाकिस्तानी हमले से 46 लोगों की मौत से अफगानिस्तान में गुस्सा है। आपको तालिबान के एक कमांडर का बयान सुनाते हैं जो पाकिस्तान से बदला लेने की बात कह रहा है। और पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद की कई वजहें हैं और सीमा पर तनाव की स्थिति जिस तरीके से बनती जा रही है, ये वजह जरा समझ लीजिए। क्योंकि सीमा विवाद को देखते हुए ड्रोन रेखा को लेकर विवाद और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट एक और सबसे बात कि आखिर इसी विवाद को देखकर सीमा रेखा को तालिबान इसे नहीं मानता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी तालिबान संगठन जो पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसके बारे में लगातार हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे हैं, अफगान तालिबान टीटीपी का समर्थन करता है। और पाकिस्तान का यह आरोप आतंकवाद को देखते हुए कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियां संचालित हैं और टीटीपी को अफगानिस्तान से खुली मदद भी मिल रही है। पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थी के मुद्दे के तहत ये बात आपके सामने रख रही हूं, जहां पाकिस्तान वापस भेजना चाहता है, तालिबान इसका विरोध करता है। और इसी विवाद को देखते हुए आज के इस हालात में शिवाज सर, ये वार्निंग्स किस लेवल तक जा सकती हैं?
बिल्कुल, देखो सुबह मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि तालिबान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अंदर रिलेशन अच्छे नहीं है। जैसे आपने बताया, डूरन लाइन को नहीं रिकग्नाइज करते, वो नहीं चाहते फेंसिंग हो। उसके बाद जो पश्तून हैं जो दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान की तरफ मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और अब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसकी बेसिस सारी अफगानिस्तान में है। उनको अफगानिस्तान तालिबान के साथ उनके बड़े क्लोज रिश्ते हैं और वो आके पाकिस्तान में हिट करते हैं। और ये जो अब एयरफोर्स से स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान ने, वो जो पक्तिका प्रोविंस में, उसमें आतंकवादी कोई नहीं मरा। उसके अंदर रिफ्यूजी जो हैं 46 के करीब मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। अब इसका बदला तो लेगा तालिबान। और तालिबान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ऐसे लड़ाकू हैं, गुरिल्ला वारफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। और वो जो बॉर्डर एरिया है स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेट करने का है। और जबकि पाकिस्तान की आर्मी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस प्रकार से रशियन आर्मी को उन्होंने डिफीट किया, जिस प्रकार से अमेरिकन आर्मी को डिफीट किया, पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करने में मुश्किल नहीं होगी। और ये सच्चाई है, इस बॉर्डर एरिया में गुरिल्ला वारफेयर जो है वो ज्यादा कामयाब होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो तालिबान के लड़ाकू हैं, ये काफी नुकसान करने वाले हैं, स्पेशली जो खैबर पख्तून का एरिया है और जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एरिया पाकिस्तान में। और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप इसके बाद और भी खराब होंगे, क्योंकि ये सोचा जा रहा था हो सकता है तालिबान आप मदद करेगा कि टीटीपी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में कोई समझौता हो जाए। वो नहीं हुआ। 20 नवंबर 2022 को वो समझौता टूट गया। अब फ्री फॉर ऑल है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कम से कम 40 से 50 जो पाकिस्तानी जवानों को मार दिया लास्ट 3 महीने में। और इसी प्रकार से वो पोस्टों पे अटैक कर रहे हैं जो बॉर्डर एरिया में। तो मुझे लगता है एक जो सिचुएशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफी ज्यादा, जाहिर सी बात है सर, तालिबान ने भी अंजाम भुगतने की जो धमकी दी है और इस चेतावनी में कितना दम है, मनीष, यही एक्सपर्ट से मैं समझना चाह रही थी। लेकिन इस हालात पर भारत की भी नजर। बिल्कुल, देखिए भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद कंसर्न की बात है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो कितना मतलब खतरा है पाकिस्तान के लिए खतरा है। देखिए ये वही तालिबान है जिसकी ताकत की वजह से, जिसकी लड़ाई की वजह से अमेरिकियों को भी भागना पड़ा था। फिलहाल अभी यह है कि पाकिस्तान के उस इलाके में, यानी कि वजीरिस्तान का वो इलाका जो इस वक्त अशांत है, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ रहा है। वहाँ टीटीपी अलग है, अफगान तालिबान अलग है, इसके अलावा दूसरे और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अलग है। आप यही सोचिए कि पाकिस्तान को अभी नुकसान ये हो रहा है, 1 महीने के अंदर 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। भारत इस पूरे हालात पर गंभीरता से नजर रखे हुए है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान बार बार भारत पर भी आरोप लगाता है कि टीटीपी को भारत का समर्थन हासिल है, लेकिन वैसा मैंने आपको कहा कि ये तमाम संगठन ऐसे हैं जिसको कभी पाकिस्तान ने खड़ा किया था, बस अब इन सब का निशाना पाकिस्तान खुद बन रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुमित, इस वक्त तालिबान के प्रवक्ता भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी पाकिस्तान की सीमा में पहुंचने की पूरी हो चुकी है। क्योंकि अलग अलग स्तर पर अगर ये टुकड़ियां यहाँ पर जा रही हैं, जाहिर सी बात है एयर स्ट्राइक का वो सीधे ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अंजाम देने की तैयारी में। देखिए मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में मैंने कुछ वक्त बिताया। उस समय मैंने जब तालिबान के लोगों से बात की, भले ही वो उस समय ऐसी पोजीशन में थे कि वो पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ सत्ता में बने रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे, लेकिन ये बात तय थी, ना तो डोरेंट लाइन को मानते हैं और ना ही पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी प्रेजेंस को वहाँ मानते हैं। यही वजह है कि आप देखिए 3 साल के बाद अब पाकिस्तान को लगातार उन इलाकों में खुद मुँह की खानी पड़ रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की रिपोर्ट एक आई थी जिसमें उनके सोल्जर्स का मोराल इतना ज़्यादा गिर गया था कि वो उस बॉर्डर्स पर जाना नहीं चाहते। वो लगातार चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के पास जो बॉर्डर्स है उन पर उनकी डिप्लॉयमेंट की जाए, क्योंकि उनका मोराल गिर गया था। और अभी इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान के लिए इन जगहों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तालिबान भी प्रोविंसेस को तो मैनेज कर पा रहा है, लेकिन उनके लीडर्स को और पाकिस्तान के साथ जो ट्राइबल्स हैं उनको मैनेज कर पाना तालिबान के लिए भी उसके बूते की बात हो गई है। शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से तनाव बढ़ा है, उसके बाद ये खबर बढ़ी है कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खुले तौर पर चेतावनी तक तालिबान के प्रवक्ता दे रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चौंकाने वाली तस्वीरें अब आपके सामने, जहां पहली तस्वीर एक ब्रिज के गिरने की। ये ब्रिज कुछ इस तरह से गिरा कि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। एक के बाद एक ब्रिज के पिलर गिरते गए और ब्रिज के स्लैब से दूसरा पिलर टूटता चला गया। ये ऐसा चेन रिएक्शन था कि चंद सेकंड में ही पूरा ब्रिज धराशायी हो गया।
दूसरी तस्वीर रूस अमेरिका के फाइटर जेट की आसमानी यलगार की तस्वीर अलास्का से आई है, जहां एयर पेट्रोलिंग के दौरान रूसी फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेट के इतने करीब से गुजरे कि एक पल के लिए पायलट की भी चीख निकल गई। रूस का Su-35 अमेरिका के F-16 फाइटर जेट के बेहद करीब से गुजरा और दोनों फाइटर जेट के बीच चंद मीटर का ही फासला बचा। दोनों जेट इतने नज़दीक थे कि अनहोनी हो सकती थी और ये कारस्तानी दिखाने के बाद Su-35 तेजी से आगे बढ़ गया। तीसरी तस्वीर ऐसे डेयरडेविल की जिसने साइकिल पर गजब के कारनामे दिखाए। ये एथलीट कभी साइकिल से सीढ़ियां उतरता नजर आया तो कभी सोफे और खेन से बनी पटरी में साइकिल दौड़ाता नजर आया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लाइक्स मिले हैं। तो हैरान करने वाली तस्वीरें लोगों के सामने आई जब इस वीडियो के जरिए पता लगा कि कैसे एक शख्स साइकिल के साथ करतब करता रहा और ऐसा इसने सिर्फ घर के अंदर और बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद तमाम फर्नीचर की चीज़ों के साथ भी किया। कभी साइकिल से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ नजर आया, कभी सोफे के वो क्लाइंब करते हुए जंप करता हुआ नजर आया, यहाँ तक कि एक वॉशिंग मशीन के साथ भी उसने करतब करे। हालांकि इसके बैलेंस की सभी ने तारीफ की। चौथी तस्वीर एक ऐसी घटना की जिसमें एक लड़की की जान बाल बाल बची। ये लड़की अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी, इसे पता ही नहीं चला कि सड़क के बीचों बीच आ गई। तभी वहां से तेजी से एक बस गुजरी, लड़की बस के बीच वाले हिस्से से टकराई और सड़क पर गिर गई। लड़की लहूलुहान हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। पांचवी तस्वीर अमेरिका से, जहां इतनी ठंड पड़ रही है कि फवारे भी जम चुके हैं। मैनहट्टन का तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड में मैनहट्टन के ब्रायन पार्क का फाउंटेन जम चुका है। प्रकृति की सुंदर कलाकृतियां यहां दिख रही हैं।